हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 14 शुरू किया था, हम बीमार कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे कि रोग क्या होते हैं, रोगों के कारण क्या होते हैं, स्वास्थ्य क्या होता है, रोग मुक्त शरीर क्या होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है। हमने बहुत सारी चीज़ टॉपिक को कवर किया था और पढ़ा था। चलिए आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम एड्स के बारे में, ये कैसे फैलती है, कैसे इसका संक्रमण होता है। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये क्या करता है, यह शरीर में रोगाणुओं की लड़ने की क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ने की हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको कम कर देता है और बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को फिर हम एड्स कहते हैं। जब भी ऐसी स्थिति आती है कि वो रोगों से लड़ने की क्षमता ही हमारे शरीर में ख़त्म हो जाए, वैसी स्थिति को हम बोलते हैं एड्स। और ये फैलता कैसे है, इसका कारण है HIV, यानी इसका जो कारक रोग है, यह भयानक रोग है, इसको बोलते हैं HIV। ठीक है बच्चों, तो HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरस लिखा है, लेकिन इसका होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। संचरण होने के कारण, अब इसे कैसे फैलता है मैंने को पहले बता दिया। पीड़ित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण करने से, ठीक है। दूसरा, यौन संपर्क के द्वारा। तीसरा, एड्स से पीड़ित माँ से शिशु में गर्भावस्था में या स्तनपान के द्वारा। चौथा, एक ही इंजेक्शन का सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों में करने से भी यह फैल सकता है। तो ये इसके फैलने के कारण। अब इसका निवारण देख लेते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाता है। संक्रमित रक्त कभी भी ना चढ़ाएं। किसी व्यक्ति का, जो संक्रमित व्यक्ति है, उसका ब्लड किसी को ना दें। दूसरा, एक ही सुई द्वारा नशीली दवाएं कभी ना लें। जो नशीली दवाई लेते हैं उनके लिए बात है, तो इससे हम इससे बच सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आपका अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। अब रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी उत्तक या अंग में संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो संक्रमण फेफड़ों में सीधा जाता है, लंग्स में हमारे, जैसे कि TB, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग। और यदि कोई रोगाणु जो है मुंह से प्रवेश करता है और संक्रमण आहार नाल में जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है, तो वहाँ हमें खसरा जैसे रोग हो सकते हैं। और आहार नाल में हेपेटाइटिस का रोगाणु जो है यकृत यानी हमारे लीवर को संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा कोई विषाणु जो है जनन अंगों में प्रवेश करता है, लेकिन पूरे शरीर में लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को हानि पहुंचाता है। तो जैसे एड्स, तो हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वह खत्म हो जाती है। इसी तरह मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा फैलता है, रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं में चला जाता है और उनको नष्ट करता है। इसी प्रकार जापानी जो मस्तिष्क ज्वर होता है, इसको बोलते हैं जापानीज फीवर, ये भी बीमारी चली हुई थी पीछे। तो ये जो जापानी फीवर है या जापानी मस्तिष्क ज्वर है, ये इसका विषाणु जो है मच्छर के काटने से सीधा त्वचा में जाता है, हमारी स्किन से सीधा मस्तिष्क में प्रवेश करता है और हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, संक्रमित करता है। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ रोग और उनके कैसे फैलते हो। अब आता है हमारा रोग का उपचार। तो उसके बाद आता है बच्चों रोगों का उपचार। तो रोगों का उपचार करने के लिए दो प्रकार के तरीके होते हैं। तो रोगों का उपचार दो तरह से किया जाता है। नंबर 1, रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार। ठीक है, पहला तो है रोग के लक्षणों को, यानी सिम्टम्स पे काम करते हैं ताकि सिम्टम्स काम दिखे। तो पहले दवाई रोग के लक्षण पर दूर और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे बुखार होता है, दर्द है, दस्त है आदि है, तो हमें इनकी दवाई दी जाती है इनके सिम्टम दूर करने के लिए, लक्षण। और हम आराम करने की ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, हमें आराम करने को बोला जाता है, तो हम अपनी एनर्जी को बचाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य होने में सहायक होती है। ठीक है बच्चों, दूसरा जो है तरीका वो है आपका रोगाणुओं को मारने के लिए उपचार। तो रोगाणु को मारने के लिए फिर एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी है, उसको मारने के लिए क्या किया जाता है, सिंकोना वृक्ष की छाल से जो बनती है प्राप्त कुनैन द्वारा प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा एक सिंकोना ट्री है, उसकी जो बार्क होती है, छाल होती है, उसमें से कुनैन नामक हमें एंटीबायोटिक मिलती है, उसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, मलेरिया के इलाज के लिए। तो ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा हम लड़ते हैं रोगाणु से, यानी किसी बीमारी से। एक तो हम सिम्टम पे एक्शन करते हैं, दूसरा जो है सामान्य जो है एंटीबायोटिक दे के। अब इसके बाद है रोगों के निवारण के लिए सामान्य विधियाँ। दो तरह की है। नंबर 1 है सामान्य विधि। अब इसमें क्या किया जाता है,
इसमें रोगों का निवारण करने के लिए सामान्य विधि रोगों से रोगी व्यक्ति से दूर रहता है। तो सबसे पहले तो हम रोगी व्यक्ति से दूर रहते हैं। दूसरा, वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, तो हमें अपने आप को बचाना चाहिए, भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। और साथ में हमें बार बार अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से धोना चाहिए, ताकि जहाँ भी हमने छुआ हो गलती से भी वहाँ पे इसका वायरस हो तो हम इसको धो सकें। तो इस प्रकार हमें कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए दूसरे व्यक्तियों से। तो ये सभी तरीके जो हैं हमारे सामान्य विधियाँ हैं। इसके अलावा पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए हमें पीने वाले पानी को उबालना चाहिए, ठीक है, ताकि सूक्ष्म जीव उसमें नष्ट हो सके। उसके बाद दूसरी विधियां हैं हमारी रोग विशिष्ट विधियां, जो रोग स्पेसिफिक तरीके होते हैं वो। इसमें क्या है, रोगों के रोकथाम का उचित उपाय है, ये क्या है, उचित उपाय है। और प्रतिरक्षण या टीकाकरण जो है इसका विधि के रोगाणु मुक्त किया जा सकता है। इसके बाद रोगाणु के प्रवेश करते ही हमारा जो प्रतिरक्षण तंत्र है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम है, वो धोखे में आ जाता है। वो कैसे, उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देता है, ठीक है। फिर क्या करता है वो, इस प्रकार रोगाणुओं को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर से में पहले ही निर्मित हो जाती हैं। और जब रोग का रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु से विशिष्ट कोशिकाएं लड़ती हैं और उसे मार देती हैं। तो ये होता है। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना, जैसे ही हमें कोई बीमारी, हमारे शरीर में कीटाणु आता है तो एकदम से उसके इम्यून सिस्टम हमारा स्टार्ट हो जाता है और उसके खिलाफ लड़ने वाले हमारे जो कोशिकाएं उनको बनाता है। परंतु जब असल में वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में हमला करता है तब हमारे शरीर में जो है उसके रोग क्षमता कम हो जाती है। अब टेटनस है, टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग के टीके आजकल उपलब्ध हैं, ठीक है। इनसे जो है टीके बच्चों को पहले लगा दिए जाते हैं ताकि इनको ये दिक्कतें बाद में ना आए। और बच्चों को डीपीटी का टीका भी लगाया जाता है, यानी डिप्थीरिया का, कुकुर खांसी होती है उसका भी लगाया जाता है, काली खांसी होती है, और टिटनस के लिए उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये सभी तरीके हैं बच्चों जिसके द्वारा जो हम रोगों से बच सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझाएगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या कारण होता है हमारी बीमारी का, क्या कारण होता है हमें बीमार लगने का, और हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, किस प्रकार रोगों से लड़ा जा सकता है, कौन कौन सी विधियां हैं रोगों से लड़ने की, डॉक्टर जो है किस प्रकार की सलाह देते हैं, वो सभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है बच्चों इसका, देखिए, पिछले 1 वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए, बीमारी क्या थी। अब इसका उत्तर तो आप अपने हिसाब से दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है, मैंने छात्रों में अपने उत्तर दें तो मैंने यही लिखा है, आप अपने हिसाब से, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से बताएगा कि पिछले 1 साल में आप किस में बीमार हुए, यानी बुखार आया आपको, सर्दी जुकाम हुआ या कुछ और हुआ, और बीमारी क्या थी, कितनी बार आप बीमार हुए, तो ये आपने बताना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं, ये आपको पता ही है। तो पता करो वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। अब जैसे आज की डेट में कोरोना चला हुआ, आपको पता ही है, तो कोरोना में हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो योद्धा हैं, वो डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी यही हैं। तो ये कोरोना से लड़ते हुए कोरोना के पेशेंट को बचा रहे हैं, तो इनको कितना खतरा है बच्चों। अब ये अपने आप को कैसे बचाते हैं ये आप पूछ सकते हैं इनसे, जो आपके यहाँ पे अपने गांव में, अपने आसपास जो आशा वर्कर्स हैं, वो भी बेचारी अपने स्वास्थ्य, हमारे कोविड या कोरोना के वॉरियर्स हैं, तो उनसे लड़ रहे हैं, वो उनका काम भी बहुत कठिन है, वो दूर दराज तक जा रही हैं। तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि आप अपने उपाय को, अपने शरीर को, अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके उपाय क्या होते हैं, देखिए, ये लोग जो क्या करते हैं, बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले मास्क पहनते हैं, आपको पता ही है, संक्रमित स्थान में रहने पर स्वयं को ढक कर रख लेते हैं, साफ पानी पीते हैं, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खाते हैं, उचित साफ सफाई रखते हैं और व्यक्तिगत सुरक्षा रखते हैं। इसके अलावा कोविड-19 के चलते बार बार अपने हाथों को धोते हैं सैनिटाइजर से, और अपने हाथों में ग्लव्स पहन के चलते हैं, कपड़ों को बार बार चेंज करते हैं, जो कपड़े एक बार गंदे हो जाए उनके साथ भीतर नहीं जाते कमरों में। तो अनेक प्रकार की सावधानियां हैं जिनसे हम ये हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं या हमारे डॉक्टर, नर्स होते हैं, वो अपने आप को बचाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो मैंने पहले भी बताई आपको, कि हमें
कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए। दूसरा, हमें बाहर जब भी निकलना है, खासकर आजकल के दिनों में, तो मास्क पहनने के निकलें और जेब में हमारे सैनिटाइज़र हो, या जहाँ भी जाएं हम साबुन से और पानी से हाथ धोएं। हमें हाथ धोने की आदत बार बार डालनी चाहिए, ताकि गलती से भी हमने कोई ऐसी सतह, कोई ऐसी चीज़ छुई हो जहाँ पे संक्रमण होने की संभावना हो, तो हम उसको अपने हाथों को जल्दी से धो सकें। अगर हम ये सारी सावधानियां बरतेंगे और साथ में अपनी इम्यूनिटी, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, जैसे काढ़ा पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, ठंडी चीज़ें अवॉइड करेंगे, तो हमें कोरोना नहीं हो सकता। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि वो बीमार है, और हमें कैसा पता करेंगे कि उसको कौन सी बीमारी है? देखिए, सबसे पहले बच्चा बीमार है यह उसके व्यवहार से ही लग जाता है। उसका जो बिहेवियर होता है उसको देख के लग जाता है पता, बच्चा कैसे हरकतें कर रहा है, रो रहा है या हंस रहा है या ढीला है या चुस्त है, तो उसी हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वो बीमार है। अब उचित मात्रा में भोजन कर रहा है या नहीं कर रहा है, बार बार उसकी मनोदशा जो है बदल रही है, यानी स्वभाव बदल रहा है, तो इससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि बच्चा बीमार है। तो बीमारी कौन सी है, अब इसका हमें पता कैसे लगना है? बीमारी कौन सी है? बच्चे की बीमारी उन लक्षणों तथा संकेतों द्वारा निर्धारित की जाती है जो उसमें देखी जा सकती है। उन लक्षणों में उल्टी, बुखार, दस्त, शरीर को रंग फीका पड़ना आदि शामिल हैं। तो इसके द्वारा जो है बीमारी का पता लग सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है और क्यों? पहली स्थिति है जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा हो, जब वह मलेरिया से ठीक हो चुका हो और वो चेचक की रोगी की सेवा कर रहा हो। तीसरा है मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और वह चेचक की रोगी की सेवा करता है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति कौन सी है जिसमें वो बीमार पड़ सकता है? तो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति है सी, जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन व्रत या उपवास करके चेचक की रोगी की सेवा कर रहा हो। अब इस स्थिति में वो बीमार क्यों पड़ता है? इस स्थिति में बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि एक तो वो भोजन नहीं खा रहा है, उपवास कर रहा है। भोजन नहीं खाएगा तो उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उसके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। उसका शरीर किसी बाहरी रोग के लिए, संक्रमण के लिए अपनी रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, यदि वह किसी चेचक की रोगी की सेवा कर रहा है तो उसके चेचक के विषाणु संक्रमित होने की संभावना अधिक बन जाती है और वह पुनः इस रोग से ग्रसित हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं और क्यों? जब आपकी परीक्षा का समय है, जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हो, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है। तो सबसे ज़्यादा बीमार होने के चांसेस आपके सी में है, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है। अब क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खसरा एक संक्रामक रोग है। आप जानते हैं, एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है और यह हवा के द्वारा, श्वास के द्वारा फैलता है। इसलिए यदि आपका मित्र खसरा से पीड़ित है तो उससे उचित दूरी बनाए रखें, अन्यथा आपको भी बीमारी लग जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसका जो अंतिम प्रश्न है, यदि आप किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हो तो आप किसको चुनेंगे? पहला, स्वयं को, या बी, अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग की, और क्यों? तो सबसे दूसरी बात है, हम किसी भी संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हैं तो हम अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग को ही चुनेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक लोग वहाँ का लाभ उठा सकें। ये इसका उत्तर रहेगा। तो बच्चों, इसी के साथ इस चैप्टर के अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने अच्छे से नोट भी किए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर में समझने में कोई दिक्कत आई बच्चों, तो आप जो है इस वीडियो को पॉज करें। इसके पिछले वीडियो जो पार्ट 1 था उसको भी पॉज करें, आराम से धीरे धीरे देखें। मैंने ये जल्दी इसलिए बनाया और मैंने ये पूरा चैप्टर 2 वीडियो में इसलिए कवर किया ताकि आपके जो बचे हुए चैप्टर हैं वो भी आपसे परीक्षाओं से पहले समय रहते कवर हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है आपकी जो टर्म 1 की एग्जामिनेशन है वो बहुत जल्द लगने वाली है। तो इसलिए मैंने जल्दी बनाया। तो बच्चों, आप आराम से समझें, पॉज करके समझें, धीरे धीरे समझें, रिवाइंड करके समझें और अच्छे से वीडियो को देखें। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।